बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो द सेवियर ऑफ मैनकाइंड यूनिट 1 के पैराग्राफ नंबर 1 की थी। अभी ये वाली जो वीडियो है ये पैराग्राफ नंबर 2 का एनालिसिस है। इसमें हम उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस जो वीडियो की थी, प्रीवियस जो लेसन हमने किया था, उसमें हमने जिस तरह से उसके एक एक पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसी तरह से हम इसका भी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास सेवियर ऑफ मैनकाइंड कि इंसानियत का जो निजात दहिंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके जो सेकंड पैराग्राफ को आज हम लेके चल रहे हैं और उसकी जो आउटलाइंस हैं, तो इन आउटलाइंस में यानी कि जो ये गिवन पैसेज है, इस पैसेज के अंदर ये 4 पॉइंट्स को सिर्फ डिस्कस किया गया है। आपने जब भी पैसेज 2 पढ़ना है तो आपने इन 4 पॉइंट्स को जहन में रखना है और कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से रिलेट करेगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिटेन कर जाते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, तो आपको इस पैसेज में से आने वाली किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, चाहे वो एमसीक्यूज़ की शेप में हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की शेप में हो, या वो ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि आउटलाइंस में सबसे पहले जो उन्होंने जिक्र किया है वो किया है स्किल्स का। यानी कि जो अरब के लोग थे उनकी स्किल्स के बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन की गई है कि उनकी जो स्किल्स थी, कौन कौन सी स्किल्स थी। उनके पास 2 स्किल्स थी। नंबर 1 जो थी वो मेमोरी की स्किल थी, दूसरी जो थी एलोक्वेंस की स्किल थी। यानी कि उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग थी। वो किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज करते थे और याद रखते थे, और फिर उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू था वो बड़ा मौसर था। एलोक्वेंस का मतलब होता है बड़े ही मौसर अंदाज में गुफ्तगू करना, फसाहत और बलागत होना, अपने बयान के अंदर बहुत ही फसी बलीग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखना। तो उनके पास जो अरब के लोग थे वो अपनी मेमोरी और अपनी एलोक्वेंस में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट थे, और उनकी तमाम एलोक्वेंस और उनकी जो मेमोरी थी उसका वो इजहार किस में करते थे? अपनी पोइट्री के थ्रू किया करते थे। यानी कि पोइट्री के अंदर वो अपनी जो मेमोराइजेशन थी उसका इजहार करते थे, अपनी जो एलोक्वेंस, फसाहत, बलागत और अंदाज़ गुफ्तगू का जो मौसरपन था, जो पुरअसर होना जो था, वो अपनी पोइट्री में किया करते थे। नंबर 1। नंबर 2, अब वो पोइट्री होती थी जिसके थ्रू वो अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करते थे। कहाँ पे करते थे? एक प्लेस थी जिसका नाम था ओकास। ये वो जगह थी जहाँ पर हर साल एक अदद मेला होता था, फेयर होता था, और उस मेले के अंदर जो एक पोइटिकल कंपटीशन होता था, शेर व शायरी का एक मुकाबला होता था, जिसके अंदर ये तमाम जितने भी जो अरब के लोग थे वो अपनी स्किल का मुजाहरा किया करते थे, और अपने स्किल का मुजाहरा करके वो अपनी फसाहत और अपनी मेमोराइजेशन या जो हाफजा था उसका इजहार किया करते थे। तो इस तरह से ओकास के जो प्लेस पर, ये एक प्लेस का नाम है, उसके प्लेस पर एक फेयर मेला होता था। वो मेला जहाँ पर जाके तमाम जो अरब के लोग थे वो अपने पोइटिकल कंपटीशन यानी शेर व शायरी के मुकाबले होते थे और उसके थ्रू अपनी स्किल्स का इजहार करते थे। फिर इसी इजहार का एक इसी जो पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, ये उकास के मुकाबले और उसकी जो स्किल्स थी इसका एक अदद क्लेम दिया गया। और क्लेम किसने किया था? क्लेम किया था एक हमाद नामी शख्स ने। हमाद नामी शख्स ने उस टाइम के जो खलीफा वलीद बिन यजीद थे उनसे कहा था कि वो उनको 100 लंबी पोइम्स, 100 लॉन्ग पोइम्स सुना सकता है। यानी कि उसकी इतनी उसकी मेमोरी थी कि वो तमाम 100 लॉन्ग पोइम, और वो जो पोइम होगी वो सारे के सारे जो ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट है उस पर मबनी होगी। यानी कि वो अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से शुरू करते हुए 100 लंबी पोइम सुना सकता है। तो उसने ये क्लेम किया था, और ये क्लेम भी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्लेम भी रिप्रेजेंट करता है उसकी स्किल्स को। तो अब देखिए, सब कुछ स्किल्स के गिर्द है। अभी तक हम सिर्फ स्किल्स को लेके चल रहे हैं,
और फिर इसी फसाहत और बलागत की वजह से अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने जो फाइनल वर्ड्स, अल्लाह ताला के जो फाइनल वर्ड्स थे, यानी कि अल्लाह ताला की जो आखिरी वही थी, फाइनल रेवलेशन आखिरी वही थी, वो भी इसी लैंग्वेज में आई। और फिर उसकी प्रिजर्वेशन, आपको पता है कि अल्लाह ताला के जो आखिरी अल्फाज हैं वो कुरान पाक है, तो कुरान पाक की जो को महफूज किया गया है वो भी अरबिक लैंग्वेज में किया गया, और जो उसके अल्लाह ताला ने जो अपनी आखिरी वही नाजिल की वो भी इसी जो ज़ुबान में की, क्योंकि इस ज़ुबान में बहुत ही ज़्यादा फसाहत भी है, बलागत भी है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जितने भी पैसेज 1 के, पैसेज 2 की जो आउटलाइंस हैं, पैसेज 2 के जो जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी किस चीज़ के मुतल्लिक है, वो स्किल्स के मुतल्लिक है, कि उनकी जो स्किल्स थी और वो उनका जो स्किल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते थे और उसका वो इजहार कैसे करते थे और वो अपनी उस स्किल्स को लेकर क्लेम कैसे करते थे, वो सारे के सारे इसमें बताए गए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे और उसमें और मज़ीद जितने भी अल्फाज होंगे और उनका हम डिटेल देखते हैं। तो आइए हम अब पैसेज पे चलते हैं। पैसेज में देखिए कि हमारे पास लिखा है द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। द अरब्स, ये अरब के लोग हैं, द अरब्स प्लूरल होगा यहाँ पे, द अरब्स। अब एक याद रखिएगा बात यहाँ पे कि अरब के लोग, जब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है और उस टाइम उस क्या होता है कि उसको उसके एंड जो वो नाउन होता है वो प्लूरल होता है और उससे पहले आर्टिकल भी लगा होता है। तो ये द अरब्स, तो अरब के लोग, अरब के लोग, और ये प्लूरल होगा। द अरब्स पोजेस्ड, पोजेस्ड जो है, पोजेस्ड का मतलब क्या होता है जी, मलकियत होना। ये हम वर्ड्स को आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे। तो पोजेस का मतलब होता है मलकियत होना। अरब लोग मालिक थे, अरब लोग रखते थे। रिमार्केबल, एक शानदार, रिमार्केबल एक शानदार, मेमोरी हाफजा, मेमोरी हाफजा। अब ये देखिए मैंने वो तमाम वर्ड्स रेड लिखे हुए जहाँ जिनका हमने इस आउटलाइंस में जिक्र किया था। तो अरब के लोग मालिक थे एक शानदार हाफजे के, अरब के लोग मालिक थे, अरब के लोग रखते थे एक शानदार हाफजा, एक शानदार याददाश्त। एंड और वर एलोक्वेंट, और वर एलोक्वेंट, और बड़े ही मौसर अंदाज में गुफ्तगू करने वाले थे। एलोक्वेंट फसी और बलीग, लेकिन मौसर अंदाज में गुफ्तगू करने वाले लोग थे। पीपल, लोग, अरब के लोग बड़ी शानदार याददाश्त वाले थे और बड़े ही फसाहत के साथ गुफ्तगू करते थे। अरब के लोग बड़े ही फसीह व बलीग और शानदार याददाश्त के मालिक थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन, देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत और बलागत। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, हमने यहाँ पर एलोक्वेंट को देखा, इन दो वर्ड्स को रिलेट कर लीजिए तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की भी समझ आ जाएगी। इन दोनों वर्ड्स को रिलेट करें। एलोक्वेंट और एलोक्वेंस, फर्क कहाँ पे है? फर्क सिर्फ ENT, इसके एंड पे ENT है और इसके एंड पे ENCE है। बाकी आप देख लें स्टार्ट वाले वर्ड सेम है। एलोक्वेंट एंट और एलोक्वेंस एंस। तो रिमेंबर जो वर्ड ENT पर आए वो एडजेक्टिव होता है और वो पर्सन होता है। हैविंग द क्वालिटी, जिस बंदे के पास वो क्वालिटी हो, बोलने वाला, फसाहत, बड़ी ही रवानी के साथ बोलने वाला, एलोक्वेंट। और जो ENC पर एंड होता है वर्ड, वो नाउन होता है। क्योंकि आपके ये पेपर में आते हैं कि आपसे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ड की एंडिंग देखा करें, वर्ड की एंडिंग हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच बताती है। ENT पर एंड होने वाला दुनिया का मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स हैं और ENCE पर एंड होने वाले नाउन हैं। तो इन दोनों के मीनिंग में क्या फ़र्क होगा? सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन का फ़र्क होगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? एडजेक्टिव का, एलोक्वेंट एडजेक्टिव है, एलोक्वेंस नाउन है। तो हम देखते हैं देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, उनकी बलागत, एंड मेमोरी और याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार होता था। उनकी जो मेमोरी थी, उनकी जो यादें थी, उनकी जो याददाश्त थी, उनकी जो बलागत थी,
उनके जो मस्सर गुफ्तगू थी उसका वो कहाँ पे हमें मिलता है उनका इजहार मिलता था उनकी पोइट्री में। आपने यहाँ पे देखा उनकी कहाँ पे मिलता था जी, पोइट्री में मिलता था। हमने यहाँ पर इस चीज़ को न देखा कि उनकी फसाहत और उनकी याददाश्त का जो इजहार था वो उनकी जो पोइट्री हुआ करती थी, उनकी जो शायरी हुआ करती थी उसमें मिलता था। तो देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। तो उनकी जो फसाहत और उनकी जो याददाश्त का इजहार था वो उनकी शायरी में मिलता था, का इजहार होता था उसमें। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर मेला वर हेल्ड, मुनक्कद होता था। हर साल एक मेला मुनक्कद होता था। हेल्ड का मतलब मुनक्कद होना, इनकाद होना। फॉर पोइटिकल कंपटीशन, एक शेर व शायरी के मुकाबले के लिए। एट उकास, उकास के मुकाम पर। अब यहाँ पर देखें कि हर साल एक मेला, फेयर मेले को कहते हैं, वॉज हेल्ड मुनक्कद होता था। पोइटिकल, शेर व शायरी के लिए, शेर व शायरी के मुकाबले के लिए। कंपटीशन, मुकाबला। पोइटिकल, शेर व शायरी। और एट उकास, उकास के मुकाम पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उकास की प्लेस, और इसको हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हर साल एक मेला मुनक्कद होता है शेर व शायरी के मुकाबले के लिए, उकास के मुकाम पर होता था। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज निरेटेड, निरेट बयान करना, बयान किया गया। NAR का मतलब होता है बयान, से, टेल। ED जो होते हैं ये वर्ब और वर्ब बनाने वाले सफिक्स होते हैं। तो अब देखिए, निरेटेड ये रवायत की गई, बयान किया जाता है, कहा जाता है। इट इज़ नरेटेड, कहा जाता है कि हम्माद, एक शख्स का नाम दिया गया, हम्माद पोएट होगा डेफिनेटली। तो हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हम्माद ने कहा खलीफा वलीद बिन यजीद से। तो कहा जाता है कि खलीफा वलीद बिन यजीद से हम्माद ने कहा, आई कैन रिसाइट, मैं सुना सकता हूँ। रिसाइट तिलावत भी करना होता है, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो रेसिटेशन होती है वो। तो रिसाइट सुनाना, बोलना, कहना, बयान करना। मैं बयान कर सकता हूँ। फॉर यू, आपके लिए, मैं आपको सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर एक लफ्ज़ से। ईच जो होता है वो ज़्यादा में से एक एक करके हर चीज़ को लेता है, कि मैं हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से, लेटर हर्फ, ईच एक एक, अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी। और रिमेंबर दैट, अल्फ़ाबेट की प्लूरल नहीं होती अगर वो एक लैंग्वेज के हों। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप का नाम है। तो अल्फ़ाबेट्स कहना हो तो फिर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के होंगे, लेकिन अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, तो इसलिए एक तो इस वर्ड की प्लूरल नहीं बनती। तो उसने क्या कहा जी, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर एक हर्फ से सुना सकता हूँ। 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, और छोटे मुख्तसर कलाम को छोड़कर। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट ईडीएम है ये। तो विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, कि हम छोड़कर, शॉर्ट स्मॉल, शॉर्ट छोटी, पीस ऑफ पीस नज़मों को, टुकड़ों को, छोटे हिस्सों को। तो उसने कहा कि मैं मुख्तसर कलाम को छोड़कर हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज़ से 100 लंबी पोएम्स आपको सुना सकता हूँ, यानी कि नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम की तमाम, ऑल ऑफ दैट जो पोएम्स के लिए, दैट पोएम्स के लिए, ऑल ऑफ दैट वॉज कंपोज्ड, और वो तमाम की तमाम बनाई गई थीं, लिखी गई होंगी, लिखी गई थीं। कंपोज्ड, पोज का मतलब प्लेस होता है, बनाना, ठीक है, इकट्ठे। तो वो तमाम की तमाम लिखी गई थीं
एक्सक्लूसिवली ख़ास तौर पर बाय द पोएट्स, उन शायर हजरात से जो कि थे बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की अशात से पहले थे। प्रोमलगेशन का मतलब अशात होता है, आमद होता है, शाया करना, ठीक है, ज़हूर पजीर होना। तो वो तमाम की तमाम उन शोरा की होंगी, उन शोरा कराम की होंगी जो इस्लाम के नाफज होने से पहले थे। तो उसने क्या कहा जी, उसका क्लेम क्या था वलीद बिन यजीद से कि मैं आपको ये अल्फ़ाबेट जो हरूफ तहजी हैं उसके हर हर्फ से आपको 100 लंबी पोएम सुना सकता हूँ, छोटी पोएम्स को निकाल कर, और वो तमाम के तमाम उन शायरों की होंगी जो इस्लाम के नाफिज होने से पहले के होंगे। तो अब यहाँ पर इस पूरा एरिया में जितनी बातें की गई हैं वो सारी की सारी उनकी सिर्फ स्किल्स पर बात हो रही है कि उनकी स्किल्स क्या थी, मेमोरी की थी, और वो 100 पोएम सुना सकता था कि उसकी मेमोरी बहुत शानदार थी, और वो फिर जब उसको बयान करेगा तो उसकी फसाहत और एलोक्वेंस भी आएगी। तो सिर्फ मेमोरी और एलोक्वेंस के गिर्द घूम रहा है ये सारा पैसेज। यहां तक बात आपको क्लियर होगी कि इट इज नो वंडर, अब बिल्कुल ताज्जुब वाली बात नहीं है। वंडर मीन अजब होना किसी चीज का, तो कोई ताज्जुब नहीं है कि दैट अल्लाह चोज द अरेबिक लैंग्वेज, अल्लाह ताला ने चुनी अरबी जुबान को फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स, के अपने अल्फाज, अपने वर्ड्स, अल्लाह ताला की वही, अपने आखिरी वही के बयान करने, तकसीम करने और उसकी हिफाजत के लिए, कि इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि अल्लाह ताला ने अरबी लैंग्वेज को ही अपने जो आखिरी वही है उसकी तरगीब के लिए और उसकी हिफाजत के लिए चुना। तो उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह के जो आखिरी वर्ड्स थे वो बिल्कुल क्यों यूज़ किए गए, क्यों अल्लाह पाक ने इस लैंग्वेज में किया कि इस लैंग्वेज के अंदर फसाहत बड़ी है, इस लैंग्वेज में बलागत बड़ी है, इसमें एलोक्वेंस है, इसके ये बड़ी स्किल से भरी हुई एक ज़ुबान है, तो उसमें फसी और बलीग थी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पैसेज को देखा और इस पैसेज में सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे फोकस किया गया, अरब्स की मेमोरी पे, अरब्स की एलोक्वेंस पे, और उसी का इजहार लिया गया और अरबिक लैंग्वेज के वसी व बलीग होने को बयान किया गया है। तो इन दो बातों को याद रखिएगा तो ये पैसेज आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स का एक कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे और उसके मीनिंग्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं उसके लिए। अब हम वर्ड एनालिसिस को देखते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी वर्ड्स थे जो डिफ़िकल्ट थे उसको हमने मुश्किल अंदाज में जो गिवन थे वहाँ पे, अब उसको हमने आसान बनाया है। तो याद रखिएगा इसमें मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने वर्ड्स के मीनिंग गेस करने उसमें सिखाए हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाकर जो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। उसमें आपको आइडिया होगा कि वर्ड को हम किस तरह से अननोन वर्ड्स को गेस करते हैं, तो उससे मुश्किल वर्ड्स को गेस करने में आसानी होती है, और उसके लिए हमने यही सारे मेथड्स यूज़ किए हैं। और इसमें आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि सिनोनिम का पूछेगा, एंटोनिम का पूछेगा, पार्ट ऑफ स्पीच का पूछेगा, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को अलहदा के बारे में पूछता है, तो वो सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। तो आइए हम एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी पोजेस्ड। हमने वो देखा भी था उसमें जब हम रीडिंग कर रहे थे उस पैसेज की, तो उसमें हमने देखा भी था। तो पोजेस्ड में देखिए इसका प्रीफिक्स कोई नहीं है, लेकिन इसका सफिक्स है पोज, और पोज का मतलब होता है ओन या हैव, रखना, मलकियत होना। और ईडी जो है ये इसका मतलब क्या, ईडी जो होता है ये आपका पास्ट टेंस बनाने वाला जो सफिक्स होता है, ये पास्ट टेंस में फिर ये पार्टिसिपल बनाते हैं, वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करता है और वर्ब के तौर पे भी। तो इसका मतलब काबू पाना, मलकियत होना है, और इसके सिनोनिम्स हैं कंट्रोल्ड और हेल्ड, और इसका एंटोनिम होगा लैक्ड, और विदाउट भी इसका हो सकता है। फिर दूसरा वर्ड हमारे पास आता है रिमार्केबल। इसमें जो इसका और ये याद रखिएगा मैंने आपको बताया था ये वर्ब है पोजेस्ड।
अब रिमार्केबल का मतलब शानदार होता है, काबिल ज़िक्र होता है, और इसमें जो प्रीफिक्स है वो री है। री का मतलब होता है अगेन। जिस वर्ड के अंदर, जिस वर्ड के प्रीफिक्स में री आपको मिले वो उसका मीनिंग अगेन होगा। तो अब आपका जो बेसिक काम है कि इस जैसे दूसरे वर्ड को भी देखें तो उसमें क्या होगा कि जब री स्टार्ट में आ जाएगा तो उसका मतलब अगेन एंड बैक होता है। और फिर मार्क, MARK, पहले री को अलहदा किया फिर मार्क को अलहदा किया। मार्क का मतलब साइन होता है, साइन या सिंबल होता है। और फिर एबल का मतलब होता है वर्थी ऑफ। और रिमेंबर, जिस वर्ड के एंड पे एबल आएगा वो एडजेक्टिव होगा, वो एडजेक्टिव होगा। और इसलिए तो रिमार्केबल का मतलब कि ऐसा साइन जो बार बार जिसकी इंपॉर्टेंस हमें मिलती जाए, तो शानदार, काबिल ज़िक्र, बार बार जिसका जिक्र किया जाए उसको कहते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसका सिनोनिम होगा, नोटेबल इसका सिनोनिम होगा, इनसिग्निफिकेंट इसका एंटोनिम होगा, या एवरेज भी इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है वो है मेमोरी। इसमें प्रीफिक्स कोई नहीं है, लेकिन मेम, MEM, मेम में आपने, इसका मतलब होता है रिकॉल, रिमेंबर, रिमाइंड, और माइंड इसका मतलब होता है जहन में रखना किसी चीज़ को, रीमेंबर, बार बार याद रखना किसी चीज़ को। और ORY आ जाए या वाई आ जाए तो ये नाउन एंडिंग वाले वर्ड्स होते हैं और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। तो ये बेसिकली नाउन है, और रिकॉल इसका मीनिंग है, रिटेंशन इसका मीनिंग है, रिकलेक्शन इसका सिनोनिम के तौर पे आएगा। ओब्लिवियन, भुलक्कड़ होना या भूलना, ये आपका जो आएगा इसका एंटोनिम होगा। एमनीजिया में ये होता है याददाश्त का खो जाना, ख़त्म हो जाना, और उसको भी एमनीजिया कहते हैं। तो ये आपके पास हाफजा, याददाश्त, मेमोरी, ये सारे वर्ड्स आ गए जी। फिर आते हैं जी एलोक्वेंट। अब यहाँ पे देखें एलोक्वेंट में LOQ, ये दोनों अगर आ जाएं तो इसका मतलब होता है स्पीक, LOQ या LOQU। और ई जब आ जाता है, ई जब आता है तो इसका मतलब आउट होता है। और ENT जो है वो मैंने आप बताया भी था, ENT हैविंग अ क्वालिटी, और ये ENT वाले जितने वर्ड्स होते हैं सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ई का मतलब होता है बाहर की जानिब, जैसे इजेक्ट, कोई भी चीज़ इजेक्ट बाहर की तरफ आती है, ठीक है, तो इजेक्ट। और जेट का मतलब थ्रो होता है, ई का मतलब आउट होता है। लॉक का मतलब होता है बोलना, से, स्पीक, टेल। लोक्वेशियस, बहुत ज़्यादा बातूनी, बातें करने वाला। एलोक्वेंट, बड़ी ही रवानी के साथ बोलने वाला। और ENT पर्सन होता है, हैविंग द क्वालिटी, जिस बंदे के पास क्वालिटी हो बोलने की, बड़े ही बम्बास्टिक किस्म की, उसको हम कहते हैं। तो फ्लुएंट भी इसमें आ जाएगा, एक्सप्रेसिव भी आ जाएगा। वेग इसका एंटोनिम है, अनएक्सप्रेसिव जो है वो इसका एंटोनिम बनेगा। तो ये हमारे पास एलोक्वेंट था। हमारा अगला वर्ड है जी कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए कॉम्पिटिशन में कॉम, को, जहाँ पे कॉम या को आ जाए इसका मतलब टुगेदर होता है। को एजुकेशन में टुगेदर है, कंपटीशन में टुगेदर है। और फिर पेट का मतलब होता है सीक या स्ट्राइव, कोशिश करना, देखना, तलाश करना, कोशिश करना। और शन जो होते हैं ये प्रोसेस होता है, यानी कि सारे, ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कंपटीशन यही होता है, हर कोई बंदा एक दूसरे के मुकाबले पे ज़्यादा कोशिश करता है कि वो विन करे। अब इसमें देखें शन, और रिमेंबर एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो शन होता है, जिस वर्ड के एंड पे शन आएगा वो नाउन होगा, इसलिए कंपटीशन नाउन है। इसका मतलब होता है मुकाबलाबाजी। और कॉन्टेस्ट, सारे कौन भी ऐसी ही चीज़ है, इकट्ठे होके टेस्ट देना, यानी कि कॉन्टेस्ट, मुकाबलाबाजी होना, चैलेंजेस होता है। हारमनी में कोई नहीं होता, हारमनी में सारे एक जो हो जाते हैं, उसमें मुकाबला ही नहीं रहता। कोलैबोरेशन में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें मुकाबला नहीं रहता। तो इन दोनों एंटोनिम्स हो गए। फिर हम करते हैं जी निरेट। इसमें प्रीफिक्स कोई नहीं है। NAR जो है ये टेल, इसका मतलब टेल या रिलेट होता है नेरेट का। तो नरेशन, जिसमें कोई चीज़ बयान की गई हो, तो नरेट बयान करना। ATE काज और मेक को कहते हैं, और ये ATE जो होते हैं ये वर्ब्स वाले एंडिंग होती हैं, इसलिए इसका मतलब बयान करना। टोल्ड, रिलेट और ओमिट जो है इसका एंटोनिम होगा। फिर रिसाइट, री का मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगेन एंड बैक होता है।
CIT जब आ जाती है किसी वर्ड के अंदर तो इसका मतलब कॉल होता है, से होता है, टॉक होता है। यानी कि रिसाइट में हम कि एक वर्ड को, एक चीज़ को बार बार बयान करते रहते हैं। बयान करना, रिसाइट, बनाना, सुनाना, बोलना, रिकॉल, रिकॉल, उसके बाद नरेट, फिर फॉरगेट भूल जाना, और मम्बल बुड़बड़ाना, ये क्या हो जाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके एंटोनिम में चली जाती हैं। और फिर जो ये भी वर्ब है रिसाइट जो है। फिर कंपोज्ड, ईडी जो है ये आपको पता है पास्ट टेंस का है। पोज, POS का मतलब होता है प्लेस और अरेंज, प्लेस और अरेंज। और को का मतलब होता है टुगेदर, वो भी हम बात कर चुके हैं। तो कंपोज्ड मतलब किस चीज़ों को इकट्ठा एक जगह पे तरतीब के साथ रखना, तो उसको क्या कहते हैं, तरतीब दिया हो। तो कंपोज्ड वर्ब है, तो क्रिएटेड, रिटन और रूइंड जो है इसका एंटोनिम होगा। फिर हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सप्रेशन, जिसका मतलब होता है इजहार करना। एक्स का मतलब आउट, अब ई का मतलब भी आउट होता है, एक्स का मतलब भी आउट होता है। प्रेस का मतलब फोर्स, प्रेस का मतलब पुश, तो फोर्स और पुश प्रेस का मतलब जो होता है। और फिर शन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी बात को हम बड़ी फोर्सफुली बयान करते हैं, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी इसी का सिनोनिम है। और म्यूटनेस, चुप कर जाना, खामोशी, इसका एंटोनिम है। तो शन वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, TION, SION, ये नाउन एंडिंग के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली, एक्स का मतलब वही आउट, अभी हम वहां पढ़ चुके हैं ऊपर। और क्लू, CLU जब आ जाए तो इसका मतलब शट या क्लोज होता है। एक्सक्लूसिव जो एक मखसूस खास तौर पर जिसको कहते हैं। IVE अगर इस पर एंड हो तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन आगे LY लगा हो तो फिर इन मैनर ऑफ होता है, और ये फिर एडवर्ब बना लेता है। तो याद रखिएगा, वर्ड अगर IVE पे एंड हो तो वह एडजेक्टिव होता है, और अगर IVE से आगे प्लस LY भी साथ में ऐड हो तो LY एंडिंग जो होती है ये एडवर्ब्स की मोस्टली होती है। तो इसलिए एक्सक्लूसिवली जो है इसका मीनिंग बनेगा खास तौर पर, ये एडवर्ब होगा। सोली, ओनली इसके एंटोनिम है, और इंक्लूसिवली जो है वो इसका सोली, ओनली इसका सिनोनिम है, और एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिवली इसका एंटोनिम होगा। फिर आगे चलते हैं लैंग्वेज में। LANG, लैंग, लैंग का मतलब टंग होता है या स्पीच होता है। लैंग का मतलब टंग होता है या जुबान या स्पीच होता है। फिर और एज, एज का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ कलेक्शन। एज जब आ जाए तो लैंग्वेज जिसमें हम किसी स्पीच की कलेक्शन के बारे में जो इंडिकेट करते हैं उसको लैंग्वेज बोलते हैं। तो जुबान को कहते हैं और डायलैक्ट को कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, और ये नाउन है। फिर आगे चलते हैं प्रिजर्वेशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री एग्जाम, प्री बोर्ड, प्री एग्जाम, बिफोर। और जर्फ आ जाए तो इसका मतलब होता है कीप। और शन जो होता है ये प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ को महफूज किया जाए, तो उसकी हिफाजत या महफूज होना उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। शन आ चुका हुआ है तो ये नाउन है, और प्रोटेक्शन इसका सिनोनिम है, डिस्ट्रक्शन इसका एंटोनिम है। फिर आ गया प्रोमलगेशन। प्रो का मतलब फॉरवर्ड होता है, आगे की जानब। प्रोसीड, आगे लेके जाना, प्रोसेस जो आगे चलने वाला होता है, तो प्रो। और फिर MULG, MULG का मतलब होता है अनाउंस। और ऐसा शन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को आगे से आगे, आगे से आगे उसकी अनाउंसमेंट करते जाते हैं, उसको इशात करते जाते हैं, उसको बयान करते जाते हैं, उसको फैलाते जाते हैं। तो प्रोमलगेशन आ गया। और ये शन पे हैं तो नाउन हो जाएगा। और फिर इसका मीनिंग का बनेगा जी अनाउंसमेंट, डेक्लेरेशन, डिक्लेयर करना किसी चीज़ को। और छुपा लेना, कंसीलमेंट, छुपा लेना इसका एंटोनिम होगा। फिर आ गया डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है अपार्ट या अवे, दूर, परे। और पेंस का मतलब होता है वे, वेट, वजन, या पे, या अदायगी, अदा करना किसी को। और प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ को हम अदा करके दूसरों को अदा करते हैं, उसको डिस्पेंसेशन कहते हैं, आगे दे जाते हैं। नज़्म व नस्क होता है जिसको हम अपने से दूसरों पर लागू करते हैं, उसको डिस्पेंसेशन कहते हैं। एलोकेट करना, डिलीवर करना, ये डिस्पेंसेशन का सिनोनिम्स हैं। अपने पास ही रख लेना, रिटेंशन। विद होल्ड का मतलब भी अपने पास रखना, तो विद होल्डिंग और रिटेंशन ये इसका एंटोनिम बनेगा।
तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि वर्ड्स को मुश्किल नहीं होता, वोकैबुलरी को मुश्किल नहीं है पढ़नी, मुश्किल वर्ड्स को सिर्फ हमें देखना चाहिए, उसका किसी एक पार्ट का मीनिंग वर्ड में का हमें आइडिया मिल जाए तो आप समझ जाएं कि हमें हम उसके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो पीछे हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर बड़े सारे फ्रेजेस की बात फ्रेजेस भी होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं, तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा क्लॉज का, फ्रेज का क्या होता है, फिर हम अपने पैसेजेस के अंदर से क्लॉज और फ्रेज को भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन पहले उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं क्लॉज की और फिर हम करेंगे फ्रेज की। तो पहले क्लॉज को देखते हैं। क्लॉज क्या होता है कि क्लॉज जो ऐसा इटसेल्फ ए सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। उसका दो चीज़ें लाजमी हैं, उसका एक सब्जेक्ट भी होना लाजमी है और उसका प्रेडिकेट भी होना लाजमी है। सब्जेक्ट में या तो कोई प्रोनाउन या नाउन होगा और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसका प्रेडिकेट होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी यूज्ड वाइब्रेंट कलर्स, शी यूज वाइब्रेंट कलर्स। अब इस सेंटेंस से, ये एक सेंटेंस है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें से सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है। जब भी आपने सेंटेंस फाइंड करना हो तो आप हु या व्हाट का क्वेश्चन पूछा करें, हु या व्हाट का। हु यूज्ड, शी यूज्ड, हु यूज्ड, शी यूज्ड। तो जब आपने हु और व्हाट का क्वेश्चन पूछा तो वो जो आंसर बनेगा, चाहे वो एक लफ्ज़ हो चाहे ज़्यादा अल्फाज हों, तो आपका वो सब्जेक्ट होगा। और रिमेनिंग, और आपने सब्जेक्ट को छोड़ देना और रिमेनिंग जितना भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस सारा सारा उसका प्रेडिकेट होगा। ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट। मैं भी सिर्फ सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि आपने जब भी सेंटेंस आ जाए तो उससे हु और व्हाट का क्वेश्चन पूछें और जो पार्ट उसका आंसर हो उसको एक साइड पे कर दें, वो होगा सब्जेक्ट, और रिमेनिंग जितना होगा वो सारा का सारा वो प्रेडिकेट होगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर ये क्लॉज बन जाएगा। नीचे वाले में देख लें, द अपोजेस्ड आर रिमार्केबल मेमोरी, द अपोजेस्ड आर रिमार्केबल मेमोरी। अब एक पूरा सेंटेंस है और ये एक सिंपल क्लॉज भी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी होगा। अब यहाँ पे देखें, हु पोजेस्ड, हु का जब आंसर लिया तो वो बना जी द अब्स, द अब्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और रिमेनिंग जितना भी बाकी हिस्सा बचा, जितना भी हिस्सा बाकी बचा, इसमें वर्ब भी आ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जितना भी हिस्सा रिमेनिंग बचेगा वो सारा का सारा क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा, वो प्रेडिकेट होगा। इसका मतलब है ये भी एक क्लॉज हुआ और ये भी एक क्लॉज हुआ। तो आज सिर्फ मैंने आपको जस्ट क्लॉज के बारे में बताया कि क्लॉज इटसेल्फ अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और वो जो वो क्लॉज कहलाता है। दो एग्जांपल दी। अब इसकी दो फर्दर टाइप्स होती हैं, मैं सिर्फ टाइप्स के नाम लिख रहा हूं, डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं ये इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले पार्ट में देखिएगा। इसलिए मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आगे से आगे नए छोटे छोटे कंसेप्ट सीखते जाएं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने अपने सेकंड जो पैराग्राफ था यूनिट 1 का, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का, उसको बड़ी ही डिटेल में देखा। अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमने इससे सीखनी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।